हेलो बच्चों, तो परफेक्ट प्रैक्टिस में आप सभी का स्वागत है। सीजी बोर्ड कक्षा 10वीं की गणित के क्वेश्चन बनाते बनाते अब हम पहुंच रहे हैं अध्याय 15। अध्याय 15 का नाम है ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। बहुत सारी ठोस आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जो आकृति के बारे में पढ़ने वाले हैं वो हम 9वीं क्लास में भी पढ़ चुके हैं बच्चों। वो आकृति का नाम है घन और घनाभ। तो ये घन है बच्चों और ये घनाभ है। तो घन और घनाभ की आकृति को देख रहे हैं कैसी बनी है। तो मैं आपको दोबारा बनाकर दिखा रही हूँ कि यहाँ पर घन की आकृति कैसे बनेगी। तो आप एक काम करिए, एक आप बनाइए वर्ग बनाएंगे आप। ये देखिए वर्ग बना ले रही हूँ। एक ऐसा वर्ग बनाइए, ये देखिए एक वर्ग बनाया। अब दूसरा वर्ग को आप नीचे फिर से बनाइए, परंतु थोड़ा सा राइट हैंड साइड सरकाते हुए। ये देखिए ये हमने थोड़ा सा ये वर्ग बनाया। दोनों वर्ग बनने के पश्चात आप इसको मिला दीजिए। इसके कोने को इससे मिला दीजिए, इसके कोने को इससे मिला दीजिए, इसके कोने को इससे मिला दीजिए और इसके कोने को इससे मिला दीजिए। तो ये जो पॉइंट बन रहे हैं बच्चों, ये कहलाते हैं, ये जो पॉइंट बना है 1 2 3 4, ऊपर के 4 और नीचे के 4, 4 4 8, टोटल 8 पॉइंट बने हैं बच्चों। तो ये 8 पॉइंट कहलाते हैं शीर्ष। तो हमने लिख लिया शीर्ष है। ये जो घनाभ बना है, घनाभ के लिए जैसे हमने वर्ग बनाया है, 2 वर्ग बनाए हैं। और यहाँ पर घन के लिए 2 वर्ग बनाया, तो घनाभ के लिए हम 2 आयत बनाएंगे। देख लीजिए ये आयत बन रहा है 2। ये देखिए एक आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो हमने बना लिया 2 आयत। और इस आयत को आपको सेम देखिए, 2 आयत को मैंने थोड़ा सा दाएं तरफ सरका के दूसरे वाले आयत को बनाया और इसके इस प्रकार के पॉइंट्स को मिला लीजिए। ये पॉइंट्स को मिला लिया, ये बन गया आपका, क्या बन गया, घनाभ। ये कहलाता है घनाभ। ये आयत से बनता है और ये कहलाता है घन, जो वर्ग से बनता है। इसके भी 8 शीर्ष, इसके भी 8 शीर्ष होते हैं बच्चों। ये देख लीजिए। उसके बाद आती है बारी कोर की। कोर किसको बोलते हैं? तो ये जो लाइन दिख रहा है बच्चों, ये कोर है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये कोर है एक दीवार का। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास यदि आप देखेंगे, आप जिस कमरे में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, छत को देखिए। छत में देखिए ये छत है, ये जमीन है, ठीक है, और ये खड़ी वाली लाइन है। ऐसा भी देख लीजिए। तो आप 3 तरीके से देख सकते हैं। कोर को देखने के लिए आप जमीन की चारों पॉइंट को मिला, चारों लाइन को देख लीजिए। ये 4 हुई। छत की 4 लाइन को देख लीजिए और खड़ी 4 लाइन को देख लीजिए। तो 4 तिहाई ये 12। तो कोर होती है हमारी 12। उसके बाद पृष्ठ देखिए। तो आप जानते हैं कि 4 दीवार होती है घर में, परंतु हम छत को भी एक दीवार ले लें और जमीन को भी एक दीवार ले लें तो टोटल 6 दीवारों से मिलके हमारा घन और घनाभ बनता है। तो इसलिए दीवारों को गणितीय भाषा में पृष्ठ बोला जाता है। तो ये हो गया पृष्ठ, 6 हो गया है। अब उसके बाद हमारे पास एक वर्ड आएगा पृष्ठीय विकर्ण और आकाशीय विकर्ण। 2 प्रकार के विकर्ण होते हैं। खालिस्तान का फिर से प्रश्न है कि कितने प्रकार विकर्ण होते हैं? 2 प्रकार के, पृष्ठीय और आकाशीय विकर्ण। पृष्ठीय विकर्ण मतलब एक, ये सामने की दीवार देख लीजिए बच्चों। सामने की दीवार के नीचे के बिंदु और ऊपर के बिंदु को मिला दीजिए। ये वाला बिंदु और इसको मिला लीजिए। ये कहलाएगा आपका पृष्ठीय विकर्ण। परंतु सामने की दीवार, ये सामने की दीवार का नीचे का बिंदु और पीछे की दीवार का ऊपर का बिंदु, ये वाला बिंदु, सामने की दीवार का नीचे वाला बिंदु और पीछे की दीवार के ऊपर वाले बिंदु को मिला लीजिए। तो ये कहलाता है आपका आकाशीय विकर्ण। तो सामने एक ही दीवार के ऊपर नीचे के बिंदु को मिलाएंगे तो पृष्ठीय विकर्ण। सामने की एक दीवार के नीचे के बिंदु और सामने वाली दीवार के ऊपर के बिंदु को मिलाएंगे तो ये आकाशीय विकर्ण कहलाता है। तो यदि हम घन की भुजा को 1 इकाई बोलेंगे तो इसका पृष्ठीय विकर्ण होता है वर्गमूल 1 का वर्ग। ये देखिए यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो यहाँ पर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग के अनुसार काम करेंगे। तो 1 का वर्ग धन 1 का वर्ग, वर्गमूल 2 इकाई हमारा पृष्ठीय विकर्ण बनता है। आकाशीय विकर्ण में आपको लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों लेनी और चूंकि इसमें तीनों बराबर होते हैं तो यहाँ पर वर्गमूल के अंदर 3 A का वर्ग आएगा। A का वर्ग वर्गमूल से बाहर आके वर्गमूल 3 A इकाई हो जाएगा। तो इस प्रकार ये आकाशीय विकर्ण है। तो पृष्ठीय विकर्ण में चूंकि यहाँ पर घन में तीनों लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है इसलिए एक ही पृष्ठीय विकर्ण है। परंतु
हम जब इस देखेंगे घनाभ में इस दीवार को यूज़ करेंगे तो हमको लंबाई ए और ऊंचाई सी वाली दीवार मिलेगी, ए और सी वाली दीवार मिलेगी, तो उसका पृष्ठीय विकर्ण हो जाएगा ए का वर्ग धन सी का वर्ग। यदि हम पीछे की दीवार को लेंगे, बी और सी वाली दीवार मिलेगी, तो हमको बी का वर्ग धन सी का वर्ग लेंगे। और तीसरा, यदि हम ए और बी वाली भुजा वाली दीवार को ले रहे हैं तो ए का वर्ग धन बी का वर्ग आएगा। तो पृष्ठीय विकर्ण 3 होते हैं घनाभ में, और घन में एक ही पृष्ठीय विकर्ण होता है। आकाशीय विकर्ण का फॉर्मूला हो जाएगा ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन सी का वर्ग। अब इसके संबंधित हम क्वेश्चंस बनाते हैं। तो हम प्रश्नावली 1 का पहला क्वेश्चन लें। प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन दिया है, घनाभ की लंबाई 8 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर, ऊंचाई 2 मीटर है, तो घनाभ के सभी विकर्णों की लंबाई ज्ञात करिए। तो यहाँ पर हमको लंबाई ए मान लेते हैं 8 मीटर, चौड़ाई बी ले लिया 4 मीटर, ऊंचाई सी ले लिया 2 मीटर। सभी विकर्ण निकालने बोला, यानी कि पृष्ठीय विकर्ण और आकाशीय विकर्ण दोनों निकालने बोला। और हम जानते हैं कि पृष्ठीय विकर्ण 3 होते हैं। पहले का फॉर्मूला होता है हमारे पास वर्गमूल ए का वर्ग धन बी का वर्ग, दूसरा होता है वर्गमूल के अंदर बी का वर्ग धन सी का वर्ग, और तीसरा होता है वर्गमूल के अंदर सी का वर्ग धन ए का वर्ग। ये हो गया ए बी, बी सी और सी के कॉम्बिनेशन में। और आकाशीय विकर्ण का फॉर्मूला होता है ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन सी का वर्ग। इसमें मान रख लीजिए आप, ए की जगह क्या है बच्चों, ए की जगह आप 8, ए को हटा के 8 का वर्ग लिख लीजिए, और बी की जगह आप 4 का वर्ग लिख लीजिए। यहाँ पर भी बी की जगह 4 का वर्ग लिख लीजिए, और सी की जगह आप 2 का वर्ग लिख लीजिए। और यहाँ पर सी की जगह 2 का वर्ग है और ए की जगह 8 का वर्ग है। तो आपने मान रख लिया। चूँकि यहाँ पर धन और वर्गमूल का चिन्ह है बीच में, तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि ये वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो बच्चों यहाँ पर लोग 8 धन 4 भी लिखते हैं, वो गलत है। बीच में धन का निशान होने से आपको हल करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट वर्गमूल और वर्गों को कैंसिल नहीं कर सकते, गुणा होगा तो आप कर सकते हैं बिल्कुल। तो पिछली वीडियो में भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। तो ये 8 का वर्ग हुआ 64 धन 4 का वर्ग हुआ 16। अब इसको लेकर आ जाइए, जोड़ दीजिए, 80 इकाई हो जाएगा। यहाँ पे मीटर दिया है तो मीटर लिख लीजिए। यहाँ पर 4 का वर्ग 16, 2 का वर्ग 4 हुआ, ये वर्गमूल 20 हो गया मीटर। और यहाँ पर हुआ 2 का वर्ग 4 हुआ, 8 का वर्ग हुआ 64, ये 68 वर्गमूल के अंदर इतना मीटर हो गया है आपका। अब इसका मान रख लीजिए, वर्गमूल ए बी सी। तो ए का मान है 8 का वर्ग, बी का मान है आपका 4 का वर्ग, और सी का मान है 2 का वर्ग। तो ये वर्गमूल के अंदर आ रहा है 64 धन 16 धन 4। अब तीनों को जोड़ लेते हैं तो वर्गमूल के अंदर 84 मीटर। तो इस प्रकार आपको दोनों ज्ञात हो जाएगा, आकाशीय विकर्ण और पृष्ठीय। तो अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न दिया है कि घन के पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई ज्ञात करने बोला है, जिसकी भुजा दी है। तो भुजा को हम, घन की भुजा को हम ए ले लेते हैं। ए का मान दिया है 12 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर, और उसका आकाशीय विकर्ण भी निकालने बोला है। तो आपको फॉर्मूला भी याद हो गया होगा। तो पृष्ठीय विकर्ण का लंबाई होती है, आपका सूत्र हो जाएगा यहाँ पे वर्गमूल 2, और वर्गमूल के बाहर है ए सेंटीमीटर। ये हुआ वर्गमूल 2, और ए की वैल्यू है 12 वर्गमूल 3। तो अब आप गुणा करते हो, ध्यान से देखिए, ये बिना वर्गमूल वाला है तो उसको 12 को लिख लीजिए, और वर्गमूल के अंदर 2 और 3 है तो गुणा करते वक्त दोनों को एक ही वर्गमूल में लिख सकते हैं, 2 और 3। तो ये हुआ 12 वर्गमूल 6 सेंटीमीटर। तो ये हुआ पृष्ठीय विकर्ण। अब आप इसका आकाशीय विकर्ण निकालने बोला है, तो आप आकाशीय विकर्ण का लंबाई का सूत्र लिख लीजिए। और उसकी लंबाई का सूत्र क्या होता है बच्चों, ये होता है वर्गमूल के अंदर 3a इकाई। तो यहाँ पर वर्गमूल 3 है, a की वैल्यू है 12 वर्गमूल 3। तो यहाँ पर हुआ 12 वर्गमूल के अंदर आप बिना वर्गमूल वाले को यहाँ लिख लीजिए, और वर्गमूल 3 जैसे ऊपर 2 और 3 था एक ही वर्गमूल में डाल दिया, तो 3 और 3 एक साथ डाल दिया। तो आप देख रहे हैं कि जोड़ा बन चुका, तो जोड़ा वर्गमूल से बाहर आ जाएगा, तो बाहर आके 3 बना और अंदर 1 बचा, मतलब उसको नहीं लिखेंगे। तो ये हुआ 36 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। प्रश्न दिया है, उस बड़े से बड़े खंभे की लंबाई ज्ञात करो जो 10 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा, 10 मीटर ऊंचे कमरे में रखा जा सके। तो आप देख रहे हैं कि कमरा कैसे आप देख रहे थे, ये मैंने लिया था एक आयत, दूसरा आयत को मैं अंदाजन आपको बना कर दिखा रही हूँ, ये दूसरा आयत था बच्चों। आप ऐसा मिला दे रहे थे तो ये आपका बन गया था घनाभ कमरा। कमरे में देखिए, सामने की एक ही दीवार के ऊपर और नीचे के हिस्से को मिलाएंगे तो इसकी जो विकर्ण है पृष्ठीय विकर्ण, और पीछे की दीवार का ऊपर का हिस्सा और सामने की दीवार के नीचे के हिस्से को मिलाएंगे तो ये होगा आपका क्या,
आकाशीय विकर्ण, और ये वाला जो होगा ये पृष्ठीय विकर्ण। पृष्ठीय विकर्ण छोटा होता है, आकाशीय विकर्ण बड़ा होता है। तो यहाँ पर सबसे बड़े आकार का खंभे को लगाना है, तो हमको सबसे बड़े आकार के खंभे को लगाने के लिए आकाशीय विकर्ण निकालना होगा। तो सबसे पहले देख लीजिए, लंबाई चौड़ाई तो बराबर है, परंतु ऊंचाई अलग होगी। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग होने के कारण कमरा जो है घनाभ के आकार होगा। यहाँ पर कहीं नहीं लिखा है कि कमरे का शेप क्या है। यदि ये 10 मीटर, ये 10 मीटर, ये भी 10 मीटर हो जाता, तीनों बराबर होते हैं बच्चों, तो बोलते हैं वो क्या हो जाता, घन हो जाता। तो ये अभी घनाभ है, और घनाभ किस का शेप में रखा जाएगा, आकाशीय विकर्ण के अनुसार। तो ये दूसरा आपका वस्तुनिष्ठ का प्रश्न हो गया कि पृष्ठीय विकर्ण और आकाशीय विकर्ण में किसकी लंबाई ज़्यादा होती है। तो आकाशीय विकर्ण की लंबाई ज़्यादा होती है। तो आकाशीय विकर्ण का सूत्र क्या होता है, ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन सी का वर्ग। ए मतलब लंबाई है, बी मतलब चौड़ाई है, या इसकी जगह आप लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग, ये भी ऐसा भी याद कर सकते हैं। अब मान रख लीजिए 10 का वर्ग, चौड़ाई भी 10 दी है, 10 का वर्ग और ऊंचाई दी है 5 का वर्ग। तो ये हो गया आपके 10 का वर्ग कितना होता है, 100 होता है, ये भी 100 हो गया। 5 का वर्ग 25 हो गया। तो टोटल मिलाकर 225 हुआ। 225 होता है वर्गमूल 15 का। तो ये हो गया, इतना मीटर हमको खंबा को रखा जा सकता है। अब हम पढ़ने वाले हैं दूसरी आकृति बेलन के बारे में। तो बेलन ये रोटी बनाने वाला बेलन नहीं है बच्चों, ये बेलन है हमारे पास इस शेप का। देखिए ये ऐसा रहता है, ऊपर वृत्त नीचे वृत्त, 2 ठोक वृत्त, और उसको इस प्रकार से मिला दिया जाता है। ये कहलाता है लंब वृत्तीय बेलन। लंब वृत्तीय, क्योंकि ये लंब के रूप में सीधा सीधा है, इसलिए लंब वृत्तीय बेलन है। और दूसरा तिर्यक वृत्तीय भी आता है। तो बच्चों थोड़ा सा ये तिरछा रहता है, ये ऐसा, यहाँ पर भी ये ऐसा रहेगा, और ये ऐसा थोड़ा सा तिरछा रहता है बच्चों। ये कहलाता है तिर्यक वृत्तीय बेलन, तिर्यक बेलन। तो हमारे कोर्स में है लंब बेलन, और ये है तिर्यक वृत्तीय बेलन में से नहीं है, हमारे कोर्स में है लंब वृत्तीय बेलन। तो लंब वृत्तीय बेलन क्या होता है, इसको देखिए ध्यान से। यदि मैं ऐसा सिंपल तरीके से देखा जाए, यदि इसको मैं ये एक पेपर ले लिया, ये कौन से शेप का पेपर है बच्चों, ये आयत का क्षेत्र पेपर है। ये देखिए, ये लंबाई और ये चौड़ाई। इस आयत को यदि हम ऐसा गोंद से जोड़ दें, इस प्रकार हम गोंद से जोड़ दें बच्चों, तो देखिए ऊपर एक गोला दिख रहा है, ये दिख रहा है गोला ऊपर दिख रहा है बच्चों, ये देखिए। और पलट दूं तो ये भी नीचे भी एक गोला दिख रहा है। तो ये कहला रहा है आपका क्या, बेलन, लंब वृत्तीय बेलन कहलाता है। तो ये देखिए इस प्रकार से ये है, ऐसे लेटा के रख दिया जाए तो दोनों से तुलना करो। चित्र बनाते हुए ये ऐसा दिख रहा है यहाँ पर गोला, तो यहाँ पर ये हमारा ऊपर का गोला है, और नीचे ऐसा गोले का चिन्ह बनाया है, इसका मतलब ये नीचे का गोला है बच्चों। ठीक है, तो इसको ये जो है ये घुमा, ये कहलाता है वृत्त की परिधि। ये जो लाइन है वृत्त की परिधि है, नीचे वाली भी क्या, वृत्त की परिधि। कौन वृत्त की परिधि में घूम रहा है, ये वृत्त की परिधि है। तो यहाँ पर ये जो भी है ये वृत्त की परिधि है। ये लंबाई जो है, लंबाई और ये चौड़ाई, तो चौड़ाई क्या बन गई, उसकी हाइट बन गई। देखो इसी चौड़ाई को हमने ऐसा मोड़ा और ये खड़ा किया, तो ये हाइट बन गई। तो चौड़ाई आपकी हाइट बन जाती है, और लंबाई आपका क्या बन जाता है, घूम के, ये घूम के बन रहा है वृत्त की परिधि। तो ये बात क्लियर हो गई। तो आपके पास अब हम सूत्र करने जा रहे हैं, सूत्र बनाएंगे। तो इसका सबसे पहला सूत्र आता है वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ किसको बोलते हैं बच्चों, तो वक्र पृष्ठ होता है ये वाला हिस्सा, ये वक्र पृष्ठ। तो खाली है बच्चों, ये भी खाली है, ये वाला किससे मिल, इसका क्षेत्रफल कहलाता है वक्र पृष्ठ। देख रहे हैं, तो वक्र पृष्ठ यही घूम के हमारे पास ये बना, ये चारों तरफ का हिस्सा कहलाता है वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ यदि खोल के देखें तो ये आयत है, आयत होती है लंबाई और चौड़ाई होती है। तो वक्र पृष्ठ में होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल हो रहा है यहाँ पे, ये आयत का क्षेत्र, क्योंकि पेपर से बना है तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र हो गया लंबाई गुणित चौड़ाई। अब लंबाई क्या बन रहा है बच्चों, इसकी ये वृत्त का, यही घूम के हमारे पास वृत्त की परिधि बन रही है, तो लंबाई के जब हम परिधि लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये जो चौड़ाई बन रही है, यही हमारे पास क्या बन रहा है, खड़ा होके इसकी ऊंचाई बन जा रही है, ये ऊंचाई बन रही है, तो उसकी जगह ऊंचाई ले लेंगे। तो परिधि का सूत्र 2πr होता है, और यदि ऊंचाई को ले लें h, तो ये हो गया 2πrh। ये हो गया हमारे पास वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र होता है वर्ग इकाई। यदि प्रश्न में आपके पास सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर लिखिए, वर्ग मीटर लिखिए। तो पहला सूत्र वक्र पृष्ठ का। दूसरा सूत्र आएगा संपूर्ण पृष्ठ। तो नाम से स्पष्ट है बच्चों, संपूर्ण पृष्ठ।
तो संपूर्ण पृष्ठ में क्या होगा, ये जो वक्र पृष्ठ देख रहे हैं, ये जो चारों तरफ का वक्र पृष्ठ है, उसमें ऊपर का वृत्त का भी क्षेत्रफल और नीचे के वृत्त का भी क्षेत्रफल को जोड़ देंगे। यानी कि हम वक्र पृष्ठ में जोड़ देंगे दो वृत्त का क्षेत्रफल, ऊपर और नीचे का वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ देंगे। तो ये हो गया हमारे पास पूरा संपूर्ण पृष्ठ ऊपर नीचे मिलाकर। तो वक्र पृष्ठ का सूत्र निकाला आपने 2πr/h। फिर 2 लिखा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, πr²। तो यहाँ पे तो आप कॉमन निकालेंगे, 2 दोनों में है, बाहर निकाल दिया, पाई भी दोनों में है, बाहर निकाल दिया। इसमें एक आर है, इसमें 2 ठोक आर है, एक आर को कॉमन निकाल दिया। तो आप कॉमन निकाल रहे हैं तो 2 बाहर है, पाई बाहर है, आर बाहर है, तो यहाँ पे बचा क्या, एच बचा, धन का चिन्ह बचा। 2 तो बाहर लिख चुके, एक बार पाई भी लिख चुके, आर का वर्ग था, एक आर लिख चुके, तो एक आर बचा। तो 2πr/h + r ये हो गया वर्ग इकाई। तो ये 2 क्षेत्रफल बना बच्चों। अब हम तीसरा पढ़ने जा रहे हैं आयतन। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए वक्र पृष्ठ गणितीय भाषा में क्या है। वक्र पृष्ठ मतलब जिस पेपर से बना उसका क्षेत्रफल, यानी कि ये वाला हिस्सा का क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ कहलाता है। वक्र पृष्ठ में आधार वृत्त का और नीचे वाला आधार वृत्त दोनों को जोड़ देंगे तो ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कहलाता है। अब हम पढ़ रहे हैं आयतन। आयतन क्या होता है बच्चों, इसके अंदर खोखला चीज़ें देख रहे हैं आप, इसके अंदर मैं कुछ हवा पानी कुछ भर दूँ, यदि इसको कवर करके कुछ भर दूँ तो उसके अंदर जितनी चीज़ भरी चली जाएगी वो उसका आयतन को काउंटिंग कहलाएगी, कितनी मात्रा में इसके अंदर पानी भरे, जूस भरे, गन्ना रस भरे, तो ये कहलाएगा उसका आयतन। तो अब आयतन का सूत्र होता है बच्चों आधार का क्षेत्रफल गुणित होता है ऊंचाई। तो यहाँ पर आधार देख रहे हैं, आपका आधार किस शेप का है, ये अगला सूत्र भी लिखवाऊंगी। आधार यहाँ नीचे बोलो या ऊपर बोलो, वृत्त की शेप का है। तो आधार का क्षेत्रफल हो तो वृत्त का क्षेत्रफल हो गया πr² और ऊंचाई को ले लिया h, तो ये πr²h ये हो गया घन इकाई। ये हो गया आपके पास आयतन का सूत्र। और चौथा ये हमेशा याद रखेंगे कि यहाँ पर आधार का क्षेत्रफल बोलेगा तो आधार का क्षेत्रफल हो गया यहाँ पर πr² लिखना आप, और आधार का परिधि बोलेगा बच्चों, तो परिधि हो गया आपके पास 2πr। तो आधार बोलने से आपको क्या याद आ जाना चाहिए, ये बेलन का शेप याद आ जानी चाहिए और ये गोला याद आना चाहिए, यानी वृत्त याद आ जाएगा आपको। तो आपको पास क्षेत्रफल परिधि पुराना सूत्र लग जाएगा। तो अब इसके बेस्ड हम क्वेश्चन ले लेते हैं। प्रश्नावली 2 का पहला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर दी है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दी है। तो यहाँ पर आप कौन सा शेप है, बेलन, तो बेलन का आधार है, हम मान लेते हैं आधार की त्रिज्या को r ले हमेशा शो करते हैं। त्रिज्या आप देखते हैं कि r है तो r बराबर 14 सेंटीमीटर लिया, और ऊंचाई को हम h से शो करेंगे 10 सेंटीमीटर। तो वक्र पृष्ठ निकालने बोला है, तो वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है बच्चों, 2πr/h। इसमें आप रख लीजिए 2πr/h, तो ये रख लिया मान हमने, तो 2π की जगह रख लिया 22/7, r की जगह हो गया 14 और h की जगह हो गया 10। जनरली पाई का मान तब रखा करिए यहाँ पर 22/7, नीचे जो 7 आता है उसके ऊपर के पद ऐसे हों जो 7 के पहाड़े में आते हों, तो आप इसको जरूर रख लीजिए। जैसे यहाँ पर 7 है तो ये हुआ 2, 7 दूनी 14, तो ये हुआ 44 गुणित 20, तो यहाँ पर टोटल 22 दूनी 44 गुणित 20 हुआ, तो ये 880 वर्ग सेंटीमीटर हो गया आपका वक्र पृष्ठ। उसके बाद संपूर्ण पृष्ठ पूछा है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr और ब्रैकेट में r + h। अब रटते चले जाइए, रोज एक एक बार पढ़िए तो आपका सूत्र याद हो जाएगा। 2π की जगह 22/7 रखना है, r का मान है 14, r का मान है 14 और h का मान है 10, तो 7 दूनी 14 हो गया। तो यहाँ पर हुआ ये मिला के हुआ 44, फिर ये 2 बचा और ये मिलाकर हुआ तो आपका 24। अब तीनों को गुणा कर लीजिए तो 2112 वर्ग सेंटीमीटर आपका संपूर्ण पृष्ठ निकल जाएगा। यानी एक ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपके पास डायरेक्ट r और h का मान दिया, आपको सूत्र बस याद होना चाहिए, सूत्र में मान रखना। आप थोड़े से घुमावदार क्वेश्चन करते हैं। तो अब हम दूसरा प्रश्न ले रहे हैं। दूसरा प्रश्न दिया है कि एक बेलन के वक्र पृष्ठ दिया है बच्चों 3696 वर्ग सेंटीमीटर 3696। बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, तो बेलन की ऊंचाई याद करो। तो आपको जब प्रश्न में सबसे पहले एग्जाम में आएगा, बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं आप लोग अभी तक, तो यहाँ पर वक्र पृष्ठ जो दिया रहता है उसको पहले लिख लिया करें। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल देखिए लिख लिया, आधार की त्रिज्या दी है तो देखिए लिख लिया, और जो ज्ञात करना है उस पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया हमको।
तो जब ऐसा को रहे तो आपको जो दिया है उससे संबंधित ही सूत्र लगाना। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है तो आप भी यहाँ पर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल करके सूत्र लगा लीजिए। आप जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr/h लिख लिया। अब रखने के बाद आपको मान रखना आना चाहिए। आपको हमेशा ज़रूरी नहीं है कि दाएं तरफ का ही मान दिया हो। इस प्रश्न में हमको बाएं तरफ का मान दिया हुआ है, तो बाएं तरफ के मान में 3696 लिया। तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के नीचे इसको हटा के उसकी जगह ये मान रख लीजिए, बराबर की जगह बराबर रख लीजिए, 2 की जगह 2 लिख लीजिए। पाई के का मान क्या बताया गया है 22/7 रख लीजिए। आर का की जगह हटा के 14 रख लीजिए और एच आपको नहीं मालूम ये। तो आपको इस प्रकार से सब में मान रखना है। यहाँ से कट के 7 एकम 7, 7 दूनी 14 आ जा रहा है। तो आप जब हल करेंगे तो यहाँ पर 3696 बाएं पक्ष ऐसी है। आप इसको गुणा करें, उसको बड़ा मत बनाइए। ये हमको h का मान निकालना है, जिसके मान को निकालना है उसको यहीं छोड़ दीजिए। आप यहाँ पर h को छोड़ दीजिए। तो ये 2 22 और ये 2 जो बचा ये गुणा के फॉर्म में है। तो ये इस तरफ आके ये इस तरफ आके बाएं पक्ष में आके भाग हो जाएंगे। तो 2 अंश में है ये हर में हो जाएगा, 22 भी अंश में है ये हर में हो जाएगा, और 2 अंश में है वो हर में। चेक कर लीजिए 2 22 2 ये आपने तीनों पद को लिख लिया। अब इसके बाद इसको काटिए आप 11 के पाड़े से काटिए, 11 दूनी 22, तो 11 तिया 33 करेंगे तो 36 में 33 गया 3 आया। फिर 11 तिया 33 करेंगे तो आपके पास 6 बचा। फिर 11 6 66 हो गया ये आपके पास। फिर इसके पाड़े से करिए 2 के पाड़े से, 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 छिक 12 करिए। फिर यहाँ पर 2 के पहाड़े से कैंसिल करिए, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, तो यहाँ पर ये जब 2 के टेबल से काटा गया 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 अट्ठे 16, तो ये 8 आ जाएगा बच्चों, ये 8 है। फिर आप 2 से काट रहे हैं आप, तो आपके पास मिल रहा है 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8। फिर 2 से काटिए, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, तो आपके पास 42। आप ऊंचाई पूछ रहा है बच्चों। अब सूत्र के बच्चे क्या करते हैं, क्षेत्रफल दिया क्षेत्रफल का सूत्र लगा देते हैं। आपको क्षेत्रफल का इकाई नहीं लगाना है, आपको ऊंचाई की इकाई लगाना है। ऊंचाई को हम सेंटीमीटर मानते हैं, तो ये हो जाएगा h 42 सेंटीमीटर। और आप उसको उत्तर को जरूर लिखिए कि बेलन की ऊंचाई यहाँ पर लिख लीजिए 42 सेंटीमीटर होगी। अब प्रश्न नंबर 4 ले रहे हैं। इस ट्रैक पर कई प्रश्न आते हैं बच्चों। एक बेलनाकार स्तंभ का व्यास दिया हुआ है आपको, तो यहाँ पे लिख लीजिए बेलन का व्यास। प्रश्न को पढ़ते जाते हो नीचे को लिखते चले जाइए। बेलन का व्यास है 50 सेंटीमीटर, तो 50 सेंटीमीटर लिख लिया बच्चों। तो व्यास के नीचे आधा होता है उसका त्रिज्या, तो 50 में 2 का भाग कर दीजिए, तो इतना सेंटीमीटर लिख लिया आपने। उसके बाद ऊंचाई दी है आपके पास, ऊंचाई h बराबर दिया है 3.5 मीटर। तो प्रश्न में देखिए यहाँ पर ये सेंटीमीटर और यहाँ पर ये मीटर है। अब आगे देखते हैं, हमको सेंटीमीटर को बदलना चाहिए कि मीटर को। यदि बेलन के वक्र पृष्ठ की रंगाई का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि वक्र पृष्ठ का हिस्सा जो है, चारों तरफ का हिस्सा जो है उसको रंगाई करनी है, तो हमको रेट दिया है 12.12 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से दिया है। किसको वाइड करना है, आपको रंगाई करनी है वक्र पृष्ठ के बेलन के वक्र पृष्ठ को, तो हमको बेलन का वक्र पृष्ठ निकालना है, ये याद रखना है। और जो ये दिया है प्रति वर्ग मीटर दिया है बच्चों, देखिए वर्ग मीटर दिया है, 1 वर्ग मीटर का रेट दिया हुआ है रंगाई करने का 12.5 रुपये। तो यहाँ पर मीटर में है, तो हमको ये अच्छा होगा कि सेंटीमीटर को भी मीटर में बदलने में जाए। तो मीटर में बदलने के लिए ये हुआ 25 सेंटीमीटर हो रहा है, तो 25 में हम 100 का क्या करेंगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 का भाग करेंगे तो ये मीटर में बदल जाएगा। तो 25 से कम 25, 25 चौक 100, तो ये 1/4 मीटर हो जाएगा त्रिज्या का मान। तो आर का मान आपके पास 1/4 हो गया। तो अब हमको क्या निकालना है, बेलन का वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। वक्र पृष्ठ लिखा आपने, अब वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है 2πr/h, तो आपने लिख लिया। तो 2 यहाँ पर पाई का मान कितना है 22/7, आर का मान कितना दिया है 1/4 दिया है, और यहाँ पर h का मान दिया हुआ है 3.5। 3.5 में यहाँ पर आप 2 गुणित 22/7 गुणित 1/4 और 3.5 में ये दशमलव के बाद 1 अंक है, तो उसको हटा के नीचे 10 कर दीजिए आप, तो दशमलव हट जाएगा। तो 7 एकम 7, 7 पंजे 35 हुआ, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हुआ, ये 2 और ये 2 कट गया, तो आपके पास आ रहा है 22/4। तो यहाँ पर इसको भाग दे देंगे तो ये 5.5 वर्ग मीटर आ जाएगा।
22 में 4 का भाग करने के 5.5 वर्ग मीटर है कि तो वक्र पे तो जिस हिस्से का क्षेत्र हमको रंगाई करना है वो हिस्सा निकाल दिया। अब नीचे दूसरा, ये पहला काम हो गया आपके पास। आपको दूसरा काम क्या करना है, हमको रेट ही दिया है कि 1 वर्ग मीटर रंगाई दर है कितनी, 12.50 रुपये। 1 वर्ग मीटर रंगाई दर का रेट दिया 12.5 रुपये। तो हमको कितनी रंगाई करनी है, कितने हिस्से की, 5.5। तो 5.5 वर्ग मीटर रंगाई दर हो जाएगी आपके पास। 5.5 में 12.50 का आप गुणा कर लीजिए। गुणा करना बहुत आसान है, आपको आता है। तो 68.75 रुपीज़ आ जाएगा। तो आपके पास ये आंसर हो जाएगा। तो आप नीचे उत्तर लिख लीजिए कि हमारे पास रंगाई का लागत, जैसे प्रश्न पूछा उसी को अनुसार लिखिए। रंगाई का लागत मूल्य पूछा है तो आप लिख लीजिए रंगाई का लागत मूल्य 68.75 रुपये होगा। अब प्रश्नावली का 5वां प्रश्न ले रहे हैं। ये भी थोड़ा सा अलग है बच्चों, समझिए इसको अच्छे से। एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर और लंबाई 120 सेंटीमीटर है। रोलर याद करिए ये पेन है। पेन के दोनों तरफ एक डंडा लगाकर उसको ज़मीन में ऐसा चला दिया जाता है, ऐसा ऐसा घूमता है। बच्चों ढक्कन हटा देती हूँ मैं। ये रोलर है, ऐसा घूमता है मैदान में, तो ये कहलाता है ये रोलर है। यहाँ पर दोनों तरफ डंडा लगा रहता है, जैसे पीछे से ढकेला जाता है तो रोलर ज़मीन में ऐसा घूमता है। तो ये रोलर है। तो आप देख रहे हैं ये रोलर किस शेप का होता है, ये कौन सी शेप है बच्चों। यदि पेन को भी ये पतला नोको मत देखिए, यहाँ पर यदि इसको हटा देंगे तो ये वृत्त मिलेगा, पीछे का हिस्सा वृत्त मिलेगा। तो रोलर होता है बेलनाकार। तो सबसे पहले आपको प्रश्न को पढ़कर ये देखना पड़ेगा कि कौन सा आकृति है। तो हमने लिख लिया कि रोलर बेलनाकार होता है। उसका व्यास 84 सेंटीमीटर लिया है, तो रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है। जब भी व्यास दिया है तो त्रिज्या लिखकर 2 से भाग कर लीजिए, 42 सेंटीमीटर हो गया। तो आपने व्यास के बारे में लिख लिया। अब लंबाई 120 सेंटीमीटर है। बच्चों जो चीज़ लेटी हुई रहती है, ऐसी लेटी हुई रहती है तो उसको लंबाई बोलते हैं बच्चों। तो रोलर की लेटी हुई कहाँ रहता है इसलिए लंबाई, परंतु इसको एज ए बेलन हम गणित के रूप में लिख रहे हैं और हम इसको खड़ा कर देंगे तो ये क्या बन जाएगी, उसकी ऊंचाई बन जाएगी बच्चों। तो यही लंबाई, जो लेटी हुई चीज़ लंबाई खड़े करने पे ऊंचाई बन जाती है, तो ये बेलन की ऊंचाई बन गई। तो ये बेलन की ऊंचाई को लिख लिया हमने, h मानते हैं 120 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में। अब बोला पूरे मैदान को एक बार चलने में रोलर 500 चक्कर लगाता। मान लिया ये पूरा मैदान है, हमको यहाँ से आता है, यह मैं यहाँ से घूमी चक्कर लगाता है। इसका मतलब बच्चों ये निशान यदि मैं यहाँ पर ऐसा लगा लेती हूँ, ये दिख रहा है आपको, ऐसा निशान लगा लिया मैंने, ये देखिए पेन का निशान लगा लिया, ठीक है। अब मैं इसको ज़मीन में यहाँ रखती हूँ, इस हिस्से को वापस ऊपर लेकर आना है तो आपका 1 चक्कर हो जाएगा। तो देखिए ऐसा रखूँगी मैं, घुमा, ये रोलर घुमा घुमा घुमा, घूमने के पश्चात देखिए वापस ये आया, यहाँ तक आया। तो यहाँ से चल के रोलर यहाँ तक आ गया, 1 चक्कर लगा के। तो 1 चक्कर में इतना हिस्सा चल लिया। फिर ऐसा 2 चक्कर ऐसा करके पूरे में कितना चक्कर लगा रहा है, 500 चक्कर लगा रहा है। तो हमको पूरे मैदान का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर 1 में इतना क्षेत्रफल घूम रहा है वो, तो हम उसमें एक चक्कर लगाने में कितना क्षेत्रफल है, उसमें 500 को गुणा करेंगे तो हमको पूरे मैदान का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो अब आप देखिए 1 चक्कर जो लगा रहा था, ये जो घूम रहा था, ऐसा कौन सा हिस्सा घूम रहा था, ये चारों तरफ का हिस्सा घूम रहा था। और ये चारों तरफ का हिस्सा क्या कहलाता है बच्चों, बेलन का वक्र पृष्ठ कहलाता है। यानी कि अब आपको लिखना पड़ेगा कि रोलर 1 चक्कर लगाने में अपने वक्र पृष्ठ की तुल्य मैदान का क्षेत्रफल घेरता है। तो आपको क्लियर हो गया कि आप कैसे घेर रहा है। ये यहाँ पर रखा हमने निशान, जो ऊपर आया, अब इसको ऐसा घुमाइए, घुमा के देखिए वापस निशान ऊपर आ गया। इसका मतलब ये 1 चक्कर में अपने वक्र पृष्ठ के तुल्य घूमेगा। तो यहाँ नीचे लिखना पड़ेगा आपको, 1 चक्कर में लगा मैदान का क्षेत्रफल होता है बेलन, या उसका दूसरा नाम क्या है, रोलर का वक्र पृष्ठ। और वक्र पृष्ठ का सूत्र कितना होता है, 2πr/h होता है बच्चों। तो यहाँ पर हमने लिख लिया 2πr/h। अब मान रख लीजिए यहाँ पर 2π की जगह आप क्या रखेंगे, 22/7। आर का मान कितना निकाला आपने, 42, आर की जगह 42 रख लीजिए। ऊंचाई कितनी दी है बच्चों, 120, तो आपने रख लिया। रखने के पश्चात 7 के पाड़े में 6 से कट जा रहा है, तो ये हो गया आपके पास टोटल 44। और यहाँ पर गुणा कर दीजिए, 12×6 72 हो गया। तो ये आप इन दोनों का गुणा करेंगे तो टोटल हो गया 31,680 वर्ग सेंटीमीटर। तो आपने पता लगा लिया कि इतना हिस्सा जो एक बार में घूम रहा था वो इतना 31,600 वर्ग 80 वर्ग सेंटीमीटर है। तो ये पहला हुआ किस में लगा हुआ, 1 चक्कर लगाने में। तो यहाँ पर 1 चक्कर में मैदान का क्षेत्रफल इतना आया, तो 1 चक्कर में
मैदान का क्षेत्रफल हुआ, आप लिख लीजिए नीचे 3,1,680 वर्ग सेंटीमीटर। तो आपको कितने चक्कर लगाने हैं, तो 500 चक्कर में मैदान का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो आपको 3,1,680 गुणित 500 कर लेना है। तो दोनों को गुणा कर लीजिए और आपका इतना आ जाएगा। गुणा करने के पश्चात आ जाएगा 1, 5, 8, 4 और 4 बार 0 आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 3 जीरो तो ऐसे ही 8 पंजे 40 करके 1 जीरो आ जा रहा है। तो 1, 5, 8, 4, 4 ठोक 0 वर्ग सेंटीमीटर। आप चाहो तो मीटर में बदलने के लिए इसको भाग कर सकते हैं, नहीं तो ये भी आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक अस्पताल में हर मरीज को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनाकार बर्तन में सूप दिया जाता है। आप ग्लास देखें, ग्लास में सूप दे रहे हैं बच्चों, उसका व्यास दिया हुआ है। यदि बेलनाकार बर्तन में सूप 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा जाता है। अब हमको पूरा ग्लास तो पूरा है, पर भरते वक्त उसको सिर्फ 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा जा रहा है, तो हमको ऊंचाई को 4 सेंटीमीटर ही लेंगे। हमको पानी सूप का मात्रा निकालना है, तो सूप की ही ऊंचाई को लेंगे, बर्तन की ऊंचाई को नहीं लेना है। तो अस्पताल में प्रतिदिन 500 मरीजों के लिए कितनी मात्रा में सूप बनाया जाता है। तो आप सूप कहाँ डाल रहे हैं, बर्तन के अंदर डाल रहे हैं। बर्तन के अंदर डाल रहे हैं, इसका मतलब साफ है बच्चों, आपको आयतन की जरूरत है। चारों तरफ वक्र पृष्ठ होता है, ऊपर और नीचे का मिलाकर संपूर्ण पृष्ठ होता है, और बर्तन के अंदर जो चीज़ हवा पानी डाला जाता है वो क्या होता है, उसका आयतन कहलाता है। तो यहाँ पर व्यास कितना दिया हुआ है बच्चों, आपको व्यास दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो नीचे आपको क्या बोला गया है, तो त्रिज्या हो जाएगी आपके पास 7/2 सेंटीमीटर। इसको ऐसे रहने दीजिए, कैंसिल नहीं हो रहा है। तो आपके ऊपर नीचे लिखेंगे बर्तन में सूप की ऊंचाई। बर्तन में सूप की ऊंचाई आपको दी हुई है, जिसको आपको h मानना है। ऊंचाई h बराबर 4 सेंटीमीटर। तो आपको बर्तन का आयतन नहीं लेना है। बर्तन में कौन सा बर्तन है, बेलनाकार बर्तन। तो आप जानते हैं कि जिस शेप में पानी सूप को डाला जाता है, जिस बर्तन में उसी आकार का हो जाता है। तो बेलनाकार बर्तन में सूप की मात्रा और मात्रा कितनी होगी, उसके आयतन के बराबर होगी। तो यहाँ पर आयतन लिख लेंगे। तो आयतन का सूत्र कितना होता है बच्चों, पाई r स्क्वायर h। पाई की जगह लिख लीजिए आप 22/7। ये r का वर्ग दिख रहा है बच्चों। r का वर्ग मतलब r को 2 बार लिखना है। एक r का मान है 7/2, तो 2 बार है r का वर्ग, तो 7/2 7/2 2 बार लिख लीजिए। h का मान 4 हो गया, ये एक 7 कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये कट गया। तो आपके पास आ रहा है 22 और एक 7 बच गया, 22 गुणित 7 यानी 154 घन सेंटीमीटर। मात्रक आयतन का मात्रा इकाई होती है घन सेंटीमीटर। तो ये हमको एक मरीज के लिए है। एक मरीज के लिए सूप की मात्रा है आपके पास, सूप की मात्रा दी हुई है 154 घन सेंटीमीटर। तो आपको कितने मरीज को देना है बच्चों, 50 ग्लास आपको बनाना पड़ेगा। तो 50 मरीज के लिए सूप की मात्रा हो जाएगी 154 में। आपको क्या करना पड़ेगा, 50 का गुणा कर लीजिए। तो आपके पास 770 और 1 जीरो और घन सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आप उत्तर जरूर लिखिए कि 50 मरीज के लिए, 50 मरीजों के लिए सूप की मात्रा तो ये जितना भी दिया है 7700 घन सेंटीमीटर होगी। तो अब अगला प्रश्न ये रहे, बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है बच्चों। एक तांबे की छड़ का व्यास 1 मीटर, लंबाई 8 मीटर है। छड़ को पिघलाकर 18 मीटर पतला तार खींचा गया है। तार की मोटाई याद करो। यहाँ पर तांबे की छड़ देख रहे हैं, तांबे की छड़ ऐसी ही होगी बच्चों, ये बेलनाकार है। इसको पिघलाया गया, लंबा तार बनाया गया। तार भी तीसरी शेप का होता है, थोड़ी सी उसकी मोटाई हो जाती है कम। यानी एक बेलनाकार को गला का और पतला लंबा बेलन बनाया ही जा रहा है। एक बेलन की शेप से दूसरा बेलन बनाया जा रहा है पिघलाकर। ये वाले जो तांबे की छड़ है उसको पिघलाकर जो बना रहे हैं, उसका व्यास 1 मीटर है। तो व्यास 1 मीटर लिखा, तो त्रिज्या मैंने बड़ा R लिखा है, क्योंकि 2 बेलन है इसलिए एक को बड़े में प्रदर्शित करूंगी, एक को छोटे में प्रदर्शित करूंगी मैं। तो त्रिज्या बड़ा आ रहा है, 1 मीटर 2 से भाग करेंगे तो त्रिज्या मिल गया हमको। उसकी लंबाई को अपन ऊंचाई बोलते हैं, कि बड़ा h को लिख लेते हैं h मीटर। अब जो छड़ बनाई जा रही है, जो छड़ है यहाँ पर छड़ को पिघला कर जो तार बना रहे हैं,
तार कितना मीटर लंबा है? 18 मीटर लंबा है। तो उसकी लंबाई छोटा एच, यहाँ पर बड़ा एच लिखा है तो यहाँ पर मैंने छोटा एच 18 मीटर लिख लिया। तार की मोटाई ज्ञात करो, यानी कि व्यास पूछ रहा है आपको मोटाई। तो सबसे पहले हम त्रिज्या को ले लेते हैं छोटा आर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि छड़ को पिघलाकर, आप नीचे लिखिए कि छड़ को पिघलाकर तार बनाया जा रहा है, तार बनाया जा रहा है। तो छड़ ये भी बेलनाकार है का आयतन। आप देखे होंगे कि आप गहनों को देकर जाते हैं सुनार की दुकान के आके, उसको पिघला के हम अंगूठी बना लेते हैं, कुछ और बना लेते हैं, या कान को पिघला के हम चैन बना लेते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ हो रही। तो दोनों का वेट आप देखते हैं कि जितना आप देते वक्त जिसको पिघला रहे हैं उसका वेट नापते हैं, और जब सामान लेकर आते हैं उसको भी नाप के देखते हैं कि दोनों एक ही वेट का है कि नहीं। तो वो वेट नापना ही आयतन है बच्चों। तो यहाँ पर जो पिघला रहे हैं, तो कभी भी पिघला कर वर्ड इस्तेमाल होंगे तो समझ जाए कि आपको आयतन का इस्तेमाल करना है। जिसको पिघला कर छड़ को पिघला रहे हैं तो उसका आयतन, और क्या बन रहा है? तार। तो तार भी कौन सा शेप है? बेलनाकार। तो ये भी बेलनाकार का आयतन। तो दोनों का आयतन क्या होगा? बराबर। तो ये हिंट आप हमेशा याद रखिए कि एक चीज़ को पिघला कर दूसरी चीज़ बनाई जाती है तो दोनों का आयतन हमेशा बराबर होता है। इत्तेफाकन यहाँ पर दोनों ही बेलन है, अलग अलग शेप भी हो सकता है। तो ये छड़ के लिए हम बड़ा आर बड़ा एच ले रहे हैं, तो पाई बड़ा आर का स्क्वायर एच सूत्र होता है, और ये पाई छोटा आर स्क्वायर एच लेंगे। दोनों का आर और एच को अलग अलग रहना है बच्चों। ये पाई और पाई कैंसिल हो गया। यहाँ पर बड़ा आर का मान 1/2 है, तो ये 2 बार है बच्चों, तो 1/2 को आप 2 बार लिख लीजिए। और यहाँ पर h का मान कितना दिया है? 8 दिया है, तो 8 लिख लीजिए। बराबर की जगह बराबर लिख लीजिए। आपको r का मान तो नहीं मालूम, और इस h की जगह आपको 18 दिया है, तो आप लिख लीजिए। तो 2 से भाग करेंगे, 2 चौक 8 हो गया ये, और 2 से भाग करेंगे तो 2 हो गया यहाँ पर। तो आपके पास ये हो गया 2। तो ये 2 को ऊपर है, और ये 18 को इसके नीचे ले आइए, यहाँ पर गुणा है तो बराबर की इस तरफ आके भाग हो गया, तो r का वर्ग हो गया बच्चों। 2 एकम 2, 2 नाम 18। तो यहाँ पर ये वर्ग है, तो यहाँ पर भी वर्ग करिए। ये 1 को 1 का वर्ग लिखिए, 9 को 3 का वर्ग लिखिए, तो ये r का वर्ग हो गया। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर मिल रहा है 1/3 पूरे का वर्ग भाग में, और गुणा में हम घात को अंदर बाहर कर सकते हैं, पिछले वीडियो में आप देख चुके हैं। तो दोनों तरफ से वर्ग को हटाने के लिए आप क्या लेते हैं? वर्गमूल लेने पर। तो वर्गमूल लेने पर उस स्थिति में आपके पास कितना हो जाएगा? 1/3 बराबर r। तो ये r का मान हो गया 1/3 मीटर। परंतु हमको क्या बोला था? इस तार की क्या निकालने बोला? मोटाई। तो तार की मोटाई हो जाएगी, तार की मोटाई उसके क्या किसके व्यास के होगी? व्यास के बराबर होगी। तो व्यास हो गया आपके पास 2r, तो 2 गुणित 1/3 मतलब 2/3 मीटर। तो यहाँ पर उत्तर लिख लीजिए कि तार की मोटाई 2/3 मीटर होगी। तो अब अगला प्रश्न देख रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न दिख रहा है बच्चों। 7 मीटर व्यास का एक कुआं 12 मीटर गहरा खोदा गया, उससे अंदर से मिट्टी निकाले। मिट्टी से हम 22 गुणित 14 मीटर का एक प्लेटफॉर्म बनाया गया, उस प्लेटफॉर्म की ऊंचाई ज्ञात करो। तो देख रहे कुआं का शेप क्या होता है बच्चा? ऐसा होता है, ये देखिए ये होता है। यहाँ के अंदर से हम क्या निकाल रहे हैं बच्चों? मिट्टी। ठीक, अंदर की मिट्टी निकाल के एक प्लेटफॉर्म बना रहे। तो आप देखिए प्लेटफॉर्म की लंबाई और चौड़ाई दी हुई है, तो प्लेटफॉर्म लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम ऐसा बना लेते हैं, ये देखिए ऐसा शेप बनेगा बच्चों, प्लेटफॉर्म बनाएगा। वो कौन सा शेप दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है घनाभ। इसकी लंबाई 22 मीटर है, यानी कि ये लंबाई आपकी 22 मीटर है। चौड़ाई कितनी है? 14 मीटर है। और ऊंचाई को हम क्या मान लेंगे? ये ऊंचाई जो है c मीटर मान लेंगे। तो ये हुआ अपना प्लेटफॉर्म, और ये क्या हुआ आपका? कुआं। यहाँ की मिट्टी को से ये बताया जा रहा था। आपको प्रश्न क्लियर हुआ? ये बेलनाकार है कुआं, और आपको क्या बन रहा है? प्लेटफॉर्म। वो जो कौन से शेप का होगा? घनाभ के शेप का होगा। तो यहाँ पर हमारे पास इसकी मिट्टी को निकाल के इसकी मिट्टी, तो मिट्टी कहाँ से निकल रही बच्चों? अंदर से निकल रही है। और यहाँ पर किस चारों तरफ नहीं लग रही, पूरे अंदर ठोस हमको प्लेटफॉर्म बन रहा है, तो मिट्टी इसके अंदर इस्तेमाल हो रही है। तो इसका आयतन और इसका आयतन आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यहाँ पर कुआं का व्यास कितना दिया है बच्चों? तो लिख लीजिए कुआं का व्यास आप लिख लीजिए बराबर 7 मीटर। तो नीचे क्या लिख लेंगे आप?
त्रिज्या तुरंत लिखेंगे, त्रिज्या 7/2 मीटर, 2 से भाग कर लीजिए। गहरा, गहरा मतलब ये गहरा है बच्चों, इसकी ऊंचाई बोलते हैं गहराई, जिसको हम गणित की भाषा में क्या बोलते हैं, ऊंचाई। कितने दी है, h का मान कितना दिया है बच्चों यहाँ पर, 20 मीटर। 20 मीटर त्रिज्या को r लिया। तो ये किसके बारे में हो गया, ये हो गया कुएं के बारे में। अब यहाँ पर लिख लीजिए कुआं का आकृति कितनी है, कुएं की आकृति बेलनाकार है, आकृति बेलना। तो आपने क्लियर कर लिया कि कुआं बेलन के शेप है। और यहाँ पर लिख लीजिए प्लेटफॉर्म की आकृति, प्लेटफॉर्म की आकृति घनाभ है। तो इसकी लंबाई कितनी दी है, ए लिख लेते हैं, लंबाई दी है 22 मीटर। चौड़ाई बी को कितना लिख लेते हैं बच्चों, 14 मीटर। और मान लेते कि माना ऊंचाई कितनी है, सी मीटर इसकी ऊंचाई है। तो अब हमने दोनों, जब भी आपको एक तरीके से गला कर, पिघला कर या खोद कर दूसरा शेप बनाया जाता है तो आप दोनों शेप को बना लीजिए। यहाँ पर बेलन है तो इसके नीचे इसको लिख लीजिए, इसके नीचे यहाँ पर इसको लिख लीजिए। अब आपको क्या लिखा जाता है, कुआं, यानी कुआं कौन सा शेप है, बेलनाकार। बेलनाकार की मिट्टी से क्या बन रहा है, कि मिट्टी से प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म ये कौन सी आकृति का है, घनाभ, कोष्ठक में डाल दीजिए, बनता है। तो यहाँ पर तो कुएं का आयतन, कुएं का आयतन और किसका आयतन क्या बना बच्चों, घनाभ या प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म का आयतन आपस में क्या होगा, बराबर। तो कुएं का आयतन का सूत्र कितना हुआ, कुएं का आयतन πr² हुआ। और प्लेटफॉर्म का आयतन का सूत्र कितना हुआ, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई हुआ। तो यहाँ पर हुआ लंबाई है 22, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई हुआ। तो अब हम मान रख देते हैं, पाई का मान 22/7 है, आर का मान यहाँ पर निकाल के रखे हैं 7/2। तो यहाँ पर लिख देते हैं आर का वर्ग है, मतलब 7/2 2 बार है, तो अब हम 7/2 2 बार लिख लेते हैं। ऊंचाई, कुएं की ऊंचाई हमने निकाल के देखी थी 20 है। लंबाई हमको कितनी दी थे प्लेटफॉर्म की, 22 दिया है बच्चों। चौड़ाई दी है 14 और ऊंचाई हमको नहीं मालूम, तो सी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर पहले बाएं पक्ष को हल कर लीजिए। आप देखिए नीचे का 7 ऊपर का 7 कैंसिल हो गया, नीचे का 2 और ये 11 कैंसिल हो गया, ये 2 के साथ ये 10 आ गया। तो आपके पास बाएं पक्ष में बचा 11, 7, 10, ये 3 पद बचा, 11, 7, 10। और दाएं पक्ष का ये जो मान है, ये 22 और 14, ये गुणा है तो इस तरफ आके हो जाएगा भाग। तो 22 और 14 लिख लिया, बराबर यहाँ पर सी बचा। अब इसको हल कर लीजिए। तो आप देख रहे हैं कि 7 एकम 7, 7 दूनी 14 हल हो जा रहा है। 11 एकम 11, 11 दूनी 22 हो गया। फिर 2 पंजे 10, ये हो गया। ऊपर 5 नीचे 2, यानी कि 2.5 मीटर आ गया आपका सी का मान। तो उत्तर लिख लीजिए कि प्लेटफॉर्म की ऊंचाई 2.5 मीटर होगी। अब क्वेश्चन नंबर 15 ले रहे हैं, प्रश्नावली 2 का। क्वेश्चन दिया है, एक घनाभ जिसकी भुजाएं 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर ये लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई दी हुई है, को पिघला कर 1.7 सेंटीमीटर व्यास और 2 सेंटीमीटर मोटाई की कितनी सिक्के बनाए जा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि घनाभ है, ये घनाभ बने शेप ले लिया, इसको पिघला कर सिक्का बना रहे हैं। तो सिक्का आप ध्यान से देखोगे तो वो बेलन के शेप का होता है। तो ये सिक्का के आगे आप लिख लीजिए कि वो बेलनाकार है, बस उसकी ऊंचाई कम होती है इसलिए वो सिक्के का शेप है। तो घनाभ की लंबाई को लिख लिया ए, चौड़ाई को बी ले लिया, ऊंचाई को सी ले लिया। उसके बाद सिक्के के बारे में जो दिया हुआ है कि इसको यहाँ पर व्यास दिया 1.7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो गया उसका 1.7/2 सेंटीमीटर। यहाँ पर अब मोटाई h ले ली है हमने 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर साफ साफ है कि घनाभ को पिघला कर सिक्का यानी कि बेलन बनाया गया है। तो यहाँ लिख लीजिए कि घनाभ को पिघला कर सिक्का बनाया गया है। इसलिए क्या होगा यहाँ पर, घनाभ का आयतन
बराबर होगा किसके, सिक्का। सिक्का किस शेप का है, बेलनाकार, तो बेलनाकार का आयतन। तो आपने रख लिया। अब वैल्यू रख लीजिए आप। घनाभ के आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ABC ले लिया। और सिक्का बेलन है तो उसका आयतन का सूत्र हो गया πr²h। तो अब बस आपको मान रखना, A का मान 5.5, B का मान 10, C का मान 3.5 है। पाई की जगह रख लीजिए 22/7, R का स्क्वायर। 1 मिनट, यहाँ पर हमको बोला है कि कितने सिक्के बना सकते हैं, या आप घनाभ को पिघलाकर एक ही यदि सिक्का बनाते तो एक घनाभ का आयतन बराबर एक सिक्के का आयतन। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि माना घनाभ को पिघलाकर n सिक्का बनाया जाता है, तो इसलिए एक घनाभ को पिघलाकर n सिक्का बनाना, इसलिए एक घनाभ का आयतन बराबर n सिक्के का आयतन होगा। तो यहाँ पर n का गुणा जरूर रहेगा साथ में जितने सिक्के बनेंगे। तो यहाँ पर n की जगह n ही रहने दीजिए और पाई की जगह 22/7। R का मान दिया है 1.72/2। कितने बार है ये, 2 बार है, 1.75/2 गुणित h का मान दिया है 2। अब हमको उसको हल करना होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं 5.5 को 55/10 लिख लेते हैं हम मान को। यहाँ पर गुणित 10 है, गुणित 3.5 को 35/10 लिख लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये दो और ये दो कैंसिल हो रहा है, तो आपके पास है n गुणित 22/7 गुणित 1.75 है। इसको 175/100 कर लेते हैं और नीचे 2 है, यहाँ पर दशमलव हटा के नीचे 2 जीरो लगा ले रहे हैं और नीचे का 2 है, यहाँ पर भी 175/100 कर लेते हैं। अब इसको हमको हल करना रहेगा। तो बाएं तरफ में ये देखिए 10 और ये 10 कैंसिल हो रहा है, तो मान को इस तरफ ले आते हैं तो आसान हो जाएगा। 55 है इधर है 35/10। अब इधर से देख लीजिए, यहाँ जो अंश में है वो हर में आ जाएगा इस तरफ आके, और जो हर में है वो अंश में आ जाएगा। तो हम मान रख लेते हैं। तो हर में है 7, ऊपर लिख लिया 100 गुणित 2 लिख लिया, और एक और 100 है, और हर में आएगा 22, ऊपर का 175 आएगा, एक और बार 175 आएगा, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बचा n। अब आपको उसको कैंसिल करना है। तो कैंसिल करने के लिए 11 दूनी 22, 11 पंजे 55 हो गया। यहाँ पर और कैंसिल करते थे 5 के पहाड़े से, 5 तिया 15, 55 25। तो यहाँ पर 5 से कैंसिल कर लेते हैं, ये कैंसिल हो गया। ये 35 और ये 35 भी कट गया। यहाँ पर ये 0 1 इस 0 से कट जा रहा है। फिर इसको 5 से कैंसिल कर लेते हैं हम, 5 तिया 15, 55 25। 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 5 दूनी 10 और 0 आ जाएगा। 7 एकम 7, 7 पंजे 35। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास n का मान ये 20 बचा, और यहाँ पर हमारे पास टोटल उसके बाद ये बचा है 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो अंश में आपके पास बच रहा है 20 गुणित 2 बराबर n, यानी कि n बराबर हुआ 40 सिक्के। तो आप उत्तर लिख लीजिए कि घनाभ को गलाकर 40 सिक्के बनाए जा सकते हैं। आपको याद रखना होगा ये दशमलव में नहीं आ सकता, ये पूर्ण संख्या होगी। अब इस आज की वीडियो का हम लास्ट प्रश्न करने जा रहे हैं बच्चों। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए ताकि आपको अगले नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है, एक बेलन का आयतन दिया है और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दोनों दिया हुआ है। बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं कि बेलन के आधार की त्रिज्या, हम इसको r मान लेते हैं। r मान सूत्र में हमारा r चलता है इसलिए r ले रहे हैं, r सेंटीमीटर, और ऊंचाई को हम ले लेते हैं s सेंटीमीटर है। तो पहला हिंट क्या दिया है, बेलन का आयतन दिया है। बेलन का आयतन आपके पास दिया हुआ है कितना, 24,750। तो आयतन का सूत्र कितना होता है, πr²h, और 24750 समीकरण नंबर 1 हो गया। उसके बाद सेकंड हिंट है आपके पास वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ कितना दिया हुआ है, 3300 दिया हुआ है।
तो यहाँ पर वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2πr/h। तो ये हो गया 3300, समीकरण नंबर 2। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप इसमें से मान निकाल के इसमें रख सकते हैं, इसमें से मान निकाल के इसमें रख सकते हैं। यह एक और शॉर्टकट तरीका है कि समीकरण 1 में से 2 को भाग कर दीजिए। तो समीकरण 1 का अंश है πr²h, ये वाला भागित इसका 2πr/h, और यहाँ पर मान है 24750 बट्टे यहाँ पर आ जाएगा 3300। तो ये मान हो जाने के पश्चात आप यहाँ से देख लीजिए, एच कट जाता है, पाई कट जाता है और एक आर कट जाता है। तो आपके पास एक आर बच रहा है, यहाँ का एक आर बचता है, और ये जो 2 बच रहा है इसको इस तरफ ले जाइए, 0 0 कैंसिल कर लीजिए। 2475 बट्टे 330 गुणित आपका 2 आ जाएगा। आप इसको हल कर लीजिए तो आर का मान आपके पास 15 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि आर निकल गया है आपके पास। हमको त्रिज्या निकल के ऊंचाई भी निकालना है, तो आपके पास 2 ऑप्शन है कि आप समीकरण 1 और समीकरण 2 किसी में भी रख सकते हैं। समीकरण 1 में आर का वर्ग है, आपको वर्ग 2 का बार करना पड़ जाएगा, इसलिए आप समीकरण 2 में मान रखिए। समीकरण 2 में आर का मान रखने पर उत्तर दोनों में से रखने पर एक ही आएगा। आप छोटे वाले को देख कर रख लीजिए। 2πr/h बराबर 3300 हुआ। तो यहाँ पर हुआ 2, पाई का मान है 22/7, आर का मान हमने निकाला 15 गुणित एच नहीं मालूम, तो 3300 ये हो गया। सबको उस तरफ ले जाइए एच को छोड़ के, तो आपके पास यहाँ पर मिल रहा है 3307 ऊपर चला गया, नीचे आ गया 2 गुणित 22 गुणित 15। तो आप इसको कैंसिल कर लीजिए। तो कैंसिल करेंगे तो आपके पास एच का मान मिल जाएगा 35 सेंटीमीटर। तो आप उत्तर लिख लीजिए। उत्तर कि बेलन के आधार की त्रिज्या, इसमें भी एक नंबर रहता है बच्चों, तो बिल्कुल इस स्टेप्स को मिस मत करिए। आर बराबर 15 सेंटीमीटर व ऊंचाई होगी एच बराबर 35 सेंटीमीटर होगी। तो आज के लिए यही बच्चों। तो आज हमने घनघनाप और बेलन को क्वेश्चंस को देखा है। अब अगले वीडियो में हम आगे के शंकु के क्वेश्चंस को बनाएंगे। तब तक लिटिल लर्न, बाय बाय बच्चों।